So we had started with mechanical properties of fluids yesterday. We had started with hydrostatics part. We had done, the pressure wala part, and now today we will start with Pascal's law. Before Pascal's law, there was one more portion which was remaining, that is accelerating fluids. So when the fluids accelerate, then to consider that, we'll see what happens when the fluid is accelerating. When the container in which the fluid is kept, that is accelerating, what happens? So a liquid subjected to horizontal acceleration. So consider a liquid in a tank which is moving on a horizontal surface with a constant acceleration A. तो देखो ये लिक्विड जो है एक टैंक के अंदर है, टैंक खुद एक्सेलरेट कर रहा है, टैंक जब एक्सेलरेट करेगा तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, वो स्यूडो फोर्स जो है इसको इस तरह से, इसका जो शेप है लिक्विड का इस तरीके से लेकर आ जाएगा. द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेक्स अ शेप एज शोन इन द फिगर. सो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर जो है उसका फ्री सरफेस नीचे चला जाता है और पीछे वाले वॉल पे ये जो फ्री सरफेस है वो थोड़ा rise हो जाएगा. The free surface of the liquid takes the shape as shown in the figure. Suppose a cylinder of liquid of length L and area of cross section A. तो let's say cylinder का जो liquid है उसका length L है और area, तो हम लोग एक cylinder consider करते हैं यहाँ पे liquid का. इसका यहाँ पे जो length L है और area of cross section इसका A है इस cylinder का. फोर्स ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे जो फोर्स है लेफ्ट फेस पे ये F1 इज इक्वल टू P1A हो गया, और जो राइट फेस पे जो फोर्स है दैट इज P2 इंटू ए हो जाएगा. फोर्स ऑन द राइट फेस ऑफ द सिलेंडर इज F2 इज P2A. नाउ P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, ρg इंटू H1, और P2 इज इक्वल टू ρg इंटू y1 और ρg इंटू y2 हो जाएगा. इसका हाइट यहाँ पर से डेप्थ y2 है, इसका डेप्थ y1 है, तो यहाँ पे प्रेशर ρg y1 और यहाँ पे प्रेशर ρg y2. मास ऑफ द सिलेंडर, इसमें जो वॉल्यूम है एरिया इंटू एल, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो मास ऑफ दिस सिलेंडर जो वाटर का है ये निकल के आ जाएगा. यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द लिक्विड सिलेंडर, इस लिक्विड सिलेंडर पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं तो जो F1 माइनस F2, जो इधर फोर्स लग रहा है राइट के तरफ F1, लेफ्ट के तरफ F2, तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास किसका, इस सिलेंडर में जो लिक्विड है उसका मास. तो सिलेंडर में जो लिक्विड है उसका मास AL रो इंटू ए हो जाएगा, और P1 माइनस P2, P1 है हमारा ρg y1 माइनस ρg y2 इंटू ए. सो इससे हमारा ρg को कॉमन ले लो, राइट. सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ρg कॉमन ले लो तो y1 माइनस y2 इंटू ए इज इक्वल टू AL रो इंटू स्मॉल ए. अब देखो रो और रो कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू a अपॉन जी. सो y1 माइनस y2 और l को ले आओ इधर, y1 माइनस y2 बाय l इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन जी हो गया. अब y1 माइनस y2, ठीक है, तो ये देखो y1 माइनस y2 इस ट्राइंगल में कंसिडर करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लेंथ होगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2. पूरा y1 से y2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो है ये y2 को इस y1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डिस्टेंस y1 माइनस y2, और ये जो लेंथ है वो l हो गया. तो y1 माइनस y2 बाय l इज इक्वल टू, यहाँ एंगल निकालेंगे tan थीटा हो जाएगा. So y1 minus y2 by L is equal to tan theta is equal to A upon G. ठीक है, तो कितने एंगल से ये ऊपर गया वो अगर हम लोग को निकालना होगा तो tan theta is equal to A by G करके निकल सकता है. ठीक है, सो ये समझ में आ गया सबको? Yes. अब इस फिगर में ही अगर हम लोग देखें y1 माइनस, वही जो मैं कह रहा था, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज y1 माइनस y2 एंड दिस पोर्शन इज l. सो y1 माइनस y2 बाय l इज इक्वल टू tan थीटा. y1 माइनस y2 को अगर हम लोग h लिख देते हैं तो h बाय l इज tan थीटा,
और पीछे हम लोगों ने देखा कि y1 माइनस y2 बाय एल ए बाय जी के बराबर है, तो tan थीटा इज a बाय जी. फ्रॉम अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल टू ax बाय ay. क्यों? देखो इसका इधर एक्सेलरेशन a है ना, तो जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो a बाई जी जब हम tan थीटा कर रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ax बाय ay हो जाएगा, where ax is equal to a and ay is equal to g. So pressure difference at points at same level in a horizontal accelerated liquid. ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर डिफरेंस जो निकल रहा है सेम लेवल पे P1 a माइनस P2a ma है, AL रो P1 a माइनस P2a AL रो a हो गया, a और a कैंसिल हो गया, तो P1 माइनस P2 जो प्रेशर है दैट इज L रो इंटू a हो गया. So hence pressure at 2 points at same level in horizontally accelerating liquid is not same. भाई हम लोगों ने देखा था कि अगर एक लिक्विड रेस्ट पे है तो एक हाइट पे हमेशा, एक डेप्थ पे हमेशा प्रेशर सेम हो, राइट? दिस इज व्हाट वी नो. अब दिस इज ओनली ट्रू व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट. when the liquid is accelerating, मतलब the container is accelerating, at that point the pressure at these two positions will be different, है ना? and that difference P1 minus P2 will be equal to L rho A. अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन L है, इस वाटर जो कंटेनर में लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है और इसका एक्सेलरेशन A है, तो L रो A के बराबर प्रेशर P1 minus P2 जो प्रेशर डिफरेंस है वो निकल के आएगा. So pressure difference between 2 points at same level in a horizontally accelerating liquid of density rho is given as P1 minus P2 is equal to L rho into A. So where A is horizontal acceleration of liquid from point 1 to point 2. ठीक है, so point 1 से point 2 तक के बीच में जो लिक्विड है उसका एक्सेलरेशन A है और P1 minus P2 is L rho A. क्लियर है बच्चों? Yeah. Now liquid subjected to combined horizontal and vertical acceleration. अभी जो हम लोगों ने किया उसमें माना कि लिक्विड हॉरिजॉन्टली बस एक्सेलरेट कर रहा है और बाकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था. तो वहां पे हम लोगों ने tan थीटा जब निकाला तो tan थीटा a बाय जी आ रहा था हमारा. tan थीटा इज इक्वल टू a बाय जी आ रहा था जब वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं था. अब लेट्स से ये जो कंटेनर है इट इज एक्सेलरेटिंग विद सम एक्सेलरेशन a इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये ax हो गया, ये ay हो गया. जब ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो जो नीचे फोर्स लगेगा g प्लस a स्यूडो फोर्स लगता है. तो जो ए बस जी पहले हुआ करता था, इस पे जो फोर्स लग रहा था जी नीचे की तरफ, उसके जगह जी प्लस ए वाई कर देंगे. तो अब यहाँ पे जो tan थीटा हो जाएगा दिस इज ए एक्स बाय जी प्लस ए वाई. अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब इसका जो एक्सेलरेशन उसका कंपोनेंट एक ए वाई ऊपर की तरफ भी है, तो वो tan थीटा इज ए एक्स बाय जी प्लस ए वाई होगा. क्लियर है बच्चों? Now liquid in a container subjected to rotation. अगर एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ उसको हम लोग गोल गोल घुमाएं तो हम देखते हैं कि इस तरह से लेमिना जो उसका जो लिक्विड का जो सरफेस है वो इस तरह से बन जाता है, दोनों कॉर्नर पे ऊपर चला जाता है और यहाँ पे नीचे अंदर थोड़ा सा नीचे चला जाता है. इट गोज डाउन बाय सम अमाउंट. सो कंसिडर अ लिक्विड इन अ कंटेनर which is rotating with a constant angular velocity omega. ठीक है, सो लेट्स से एक लिक्विड है जिस कंटेनर में, वो कंटेनर को हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं. टेक एन एलिमेंट ऑफ लिक्विड ऑफ मास dm एट अ रेडियल डिस्टेंस x. ठीक है, तो एक एलिमेंट को हम लोग रेडियल डिस्टेंस x पे
यहाँ पे एक एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं dm, right, at a radial distance x from the axis of rotation. Now a liquid element makes angle theta with a horizontal, right? So ये जो लिक्विड एलिमेंट है, ये एलिमेंट एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और ये जो n है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये हमारा n cos थीटा हो गया, और अंदर की तरफ जो फोर्स है वो n sin थीटा हो गया। तो जो n sin थीटा है इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो n sin थीटा इज dm ओमेगा स्क्वायर x। मान लो इसका जो रेडियस इस पॉइंट से यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x दे रखा है, सो dm इंटू ओमेगा स्क्वायर x ये n sin थीटा के बराबर हो जाएगा। और n cos थीटा जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे dmg जो है नीचे की तरफ लग रहा होगा, सो n cos थीटा इज इक्वल टू dm इंटू g हो गया। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी निकल के आता है, और tan थीटा क्या है, बेसिकली dy अपॉन dx है। ठीक है, सो ये जो है इसको y मान रहे हैं, ये x मान रहे हैं, राइट। tan थीटा इज dy अपॉन dx हो जाएगा, dy बाई dx इज ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, dx को ऊपर लेके चले गए तो dy ओमेगा स्क्वायर x g बाई डी इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, y का वैल्यू 0 से लेके y तक हमें ये निकालना है कि ये कितना नीचे जा रहा है। ठीक है, सो 0 से लेके y तक ओमेगा स्क्वायर एक्स जी ऑन इंटीग्रेटिंग y is equal to omega square x square by 2g. तो difference in level of free surface between axis, ठीक है, and at a distance x, तो जो free surface है axis और distance x पे, ये जो surface है free surface axis और distance x पे अगर हम लोग निकालेंगे, so that is omega square x square by 2g at the boundary of the container, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो होगा एट एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, ये डिफरेंस इन लेवल होगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, तो जो ये पूरा है ये यही हम लोग ये मान लेते हैं कि इसमें इतना डेप्थ तक नीचे गया फ्री सरफेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब लेट्स से हमारे पास एक यू ट्यूब है। नाउ इफ अ यू ट्यूब इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस एज शोन इन द फिगर, तो हम लोग एक एक्सिस के अबाउट इस यू ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं। इस वाले आर्म से जो इसका डिस्टेंस है x1 है, और दूसरे वाले आर्म से जो एक्सिस का डिस्टेंस है x2 है, और इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, तो इन दोनों आर्म के बीच में जो लेंथ का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ हाइट, सो दैट y विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये बेसिकली फॉर्मूला के तरह तुम सीधे याद कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, वहां पे x स्क्वायर था, कब x स्क्वायर तब ले रहे थे जब इसके मतलब कंटेनर के मिडिल पॉइंट से एक रोटेट हो रहा था, तो ये दोनों, ये फ्री सरफेस और इसके बीच में अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना था, तो ये दिस वाज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग हैंडल्स हैं, दो अलग अलग जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, उनके बेसिकली उनके बीच में जो डिफरेंस है, राइट, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर।
x2 स्क्वायर मतलब यहां से जिससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. Now in this example 11, a closed tank filled with water is mounted on a cart. ठीक है, एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको कार्ट के ऊपर रख दिया. कार्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन a on plain road. What is the difference in pressure of points B and A? तो इस पॉइंट B और इस पॉइंट A के बीच में हम लोग को प्रेशर डिफरेंस निकालना है. ठीक है, सो देखो पहले तो ये इस यहाँ पे A डैश पे प्रेशर निकालोगे. प्रेशर एट A डैश इज इक्वल टू रो जी एच. और इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है. ये हम लोगों ने निकाला था P2 माइनस P1, राइट. P2 माइनस P1 या PB माइनस PA डैश इज इक्वल टू रो इंटू L इंटू ये जो एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये जो है लेंथ L दिया हुआ, इतने डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना ये L दे रखा है यहाँ पे तुमको क्वेश्चन. सो PB माइनस PA डैश ये हो गया. PA डैश रो GH है, तो PB माइनस रो GH इज इक्वल टू रो LA. तो प्रेशर एट B विल बी इक्वल टू रो GH प्लस रो LA. रो, ठीक है, रो अगर कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, मतलब कॉमन बाहर ले लेते हैं, GH प्लस LA. तो दिस इज ऑप्शन 3, है ना. इस पॉइंट से पहले यहाँ पे प्रेशर A डैश पे निकाले, A डैश से फिर यहाँ पे B पे निकाले. सो यहाँ पे ये लिख लेना, या तो PA माइनस PA डैश इज रो GH. उल्टा. So PA dash minus PA is equal to rho GH. तो यहाँ पे PA dash is equal to rho GH plus PA हो गया. तो PA dash की जगह rho GH plus PA था मान लो, तो अंदर PB, यहाँ पे PB माइनस PA हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब A U-tube containing a liquid moves with a horizontal acceleration along a direction joining the two vertical limbs. ठीक है, तो लेट्स से इधर एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन से. The separation between these limbs is D. इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, this is equal to D. Find the difference in their liquid levels. तो हम लोग को इनके लिक्विड लेवल्स के बीच में डिफरेंस निकालना है.
ठीक है, यहाँ पे लेट से इसका हाइट h2 है, डेप्थ मतलब बेसिकली, और इसमें जो लिक्विड का हाइट है वो h1, ठीक है। ना इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, राइट। सो ये जो पोर्शन है CD वाला पोर्शन, इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर ऑफ C माइनस प्रेशर ऑफ D इज इक्वल टू रो LA था, ठीक है, रो इंटू लेंथ D हो गया, रो D इंटू एक्सेलरेशन A हो गया। अब प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर क्या हो गया, फोर्स इंटू एरिया, तो F सो F इज इक्वल टू जो फोर्स होगा, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन, सो ये तो हम लोग को A इंटू रो इंटू डी, ये इतना मास हो गया इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू दिस। ना प्रेशर एट C, तो प्रेशर एट C माइनस D अगर हम लोग निकालेंगे, यार इसको ऐसे ही जाने दो, प्रेशर एट C इज इक्वल टू रो G H1 माइनस रो G H2 इज इक्वल टू रो D इंटू A हो गया, राइट। सो इससे रो G कॉमन ले लो, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू रो इंटू D इंटू एक्सेलरेशन A। रो और रो कैंसिल हो गया, हमें सेपरेशन, फाइंड द डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल, H1 माइनस H2 is equal to dA by G. So this is the separation between the liquid. Clear है बच्चों? Yes. Now Pascal's law, first statement of Pascal's law, it states that, so it states that if gravity effect is neglected, the pressure at every point of liquid at rest is, so first statement of Pascal's law, it states that if gravity effect is neglected, the pressure at every point of the liquid at rest is same.
तो आप बेसिकली क्या है कि आप जितना प्रेशर इंक्रीज एक जगह पे करते हो वो सेम प्रेशर इंक्रीज without any diminishing thing, it reaches to the other places which are joined by the liquid. So second statement of Pascal's law is, Pascal's law states that increase in pressure at one point of the enclosed liquid at rest is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls container, provided the effect of gravity is neglected. Okay, so the second statement of Pascal's law states that the increase in pressure at one point of the enclosed liquid at rest is transmitted equally to all other point of the liquid and also to the walls container, provided the effect of gravity is neglected. So when external pressure is applied to the confined fluid, the fluid transmits this pressure to every point within undiminished. तो अगर एक लिक्विड कहीं कन्फाइंड है किसी में, अब उसमें अगर हम लोग इंक्रीज इन प्रेशर एक पॉइंट पे करते हैं तो वो इंक्रीज इन प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पे वो इंक्रीज इन प्रेशर पहुंच जाएगा अनडिमिनिश्ड. सो एट एवरी पॉइंट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर दिस ट्रांसमिटेड प्रेशर एक्ट्स नॉर्मल टू द वॉल ऑफ द कंटेनर. हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ना वो उसके नॉर्मली एक्ट करेगा. मतलब मान लो यहाँ पे ऐसे एक्ट किया, इस पॉइंट पे ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, और हर पॉइंट ऑफ द कंटेनर पे ये नॉर्मली ही एक्ट करेगा प्रेशर. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल. सो कंसिडर अ यू ट्यूब विथ ईच लिम्ब हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस एज शोन इन द फिगर. तो मतलब इसका क्रॉस सेक्शन, इस वाले जो लेफ्ट साइड वाला लिम्ब है उसका क्रॉस सेक्शन लेट से A2 है, और जो राइट साइड में जो लिम्ब है उसका क्रॉस सेक्शन लेट से A1 है. एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फिल्स द यू ट्यूब. Suppose that the area of cross section of the right limb is A1. यहाँ पे जो area of cross section है, so suppose it is A1 and that of the left limb is A2. Area of cross section here, let's say, is A2. Both the limbs are fitted with frictionless piston. So they are being fitted with frictionless piston, both the limbs. So both the limbs are fitted with frictionless pistons. Suppose that a force of magnitude F1 is applied to the right piston downward. The pressure developed on the right piston is P, which is equal to F1 by A1, which acts normally at every point within the fluid and also at every point on the walls as well as on the piston. So ये जो हम लोग प्रेशर डेवलप कर रहे हैं इस पॉइंट पे, अगर फोर्स F1 लगा रहे हैं यहाँ पे, तो F1 अपॉन A1. So P1 is equal to basically जो increase pressure कर रहे हैं F1 by A1 हो गया. Now which acts normally. Suppose that the force exerted by the left piston due to this pressure P acting on it. मान लो ये जो increase in pressure हुआ, ये pressure यहाँ तक आ गया. अब ये जो pressure इस पे लगेगा, right? तो pressure into area will give you the force which is being applied in the upward direction. So F2 will be equal to pressure P into A2, right? So P into A2, that means F2 by A2 will be equal to F1 by A1 is equal to pressure P according to Pascal's law. Pressure is going to remain the same, right? So this will give, हम लोग देखें यहाँ पे F2 will be equal to, basically हमारा था F2 by A2 is equal to F1 by A1. So F2 will be equal to, A2 उधर चला जाएगा, A2 by A1 into F1. So this is the force. The second one, F2 is A2 by A1 into F1. Now since A2 is greater than A1, right? So since A2 is greater than A1, F2 will be greater than F1, right? So A2 अगर A1 से बड़ा, numerator बड़ा हो गया इससे, तो this is a number which is greater than 1 if A2 is greater than A1. So that means F2 is greater. So if A2 is greater than A1, that means F2 is greater than F1.
So thus we obtain a larger force F2 by applying a smaller force F1. So now as F2 is greater than F1, does it violate the principle of conservation of energy? No, it does not. So suppose that the right, ठीक है, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें, वैलिडेट करें, सपोज दैट द राइट स्मॉलर पिस्टन कम्स इज, ठीक है, so suppose that the right smaller piston is displaced downward through a distance x1 and the left larger piston is consequently displaced upward through a distance x2. मतलब कि मान लो ये हमारा था, यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स F1 लगा रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, यस, इस पे जो फोर्स F2 लगा रहे हैं और इस पे डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है. एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ एरिया A1 है, तो जो A1 इंटू x1 होगा दैट विल बी इक्वल टू A2 इंटू x2. ठीक है, वॉल्यूम तो लिक्विड का सेम होगा ना, जो जितना लिक्विड वॉल्यूम इधर नीचे गया उतना ही वॉल्यूम इधर ऊपर जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज सेम. x1 into a1 is volume of liquid displaced by right piston and x2 into a2 is volume of fluid displaced by left piston. So this will give you x2 is equal to a1 by a2 into x1. Work done by the force F1 will be W1 is F1 x1 and W2 is F2 x2. F1 x1 हम लोग निकालते हैं. अच्छा, W2 F2 x2, F2 क्या है? A2 by A1 into F1 जो अभी हम लोग यहाँ पे निकाले, राइट. इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं F2 के जगह, और X2 के जगह ये जो है इसको रिप्लेस कर लेते हैं A1 by A2 into X1, राइट. तो A2 by A1 और A1 by A2 ये आपस में कट गया, सो F1 into X1 के बराबर आ गया W1. तो वर्क डन जितना इधर कर रहे हैं उतना ही उधर वर्क डन है. सो वर्क डन बाय द पिस्टन्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर एनर्जी इज कंजर्व्ड. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now let us do few questions based on these application of Pascal's law. So यहाँ पे for the system shown in figure, the piston on the left at L, so यहाँ पे जो piston है at left has a mass 600 kg. इस piston का जो mass है this is equal to 600 kg and cross sectional area of 800 centimeter square. तो इसका जो area है, let's say इसको A2 ले लेते हैं, this is equal to 800 centimeter square, और जो फोर्स F2 होगा this is equal to 600 G जो डाउनवर्ड लग रहा है. The piston on the right at S has a cross-sectional area of 25 centimeter square. A1 is 25 centimeter square. And negligible weight, इसका कोई weight नहीं है, right? Now if the apparatus is filled with oil whose density is equal to, इसमें जो oil भरा हुआ है उसका density rho is 0.78 gram per centimeter cube, right? Now find the force F required to hold the system in equilibrium. तो हम लोग को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में हेल्ड रहे. तो जितना प्रेशर यहाँ पे ड्यू टू यहाँ पे लेफ्ट पिस्टन में जो प्रेशर और राइट पिस्टन का जो प्रेशर है ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है. सो अब देखो ये इतना ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भरा हुआ है, इसकी वजह से भी जो प्रेशर होगा, सो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे एक लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए. प्रेशर ऑन द लेफ्ट इज so pressure on the left piston is equal to pressure on
right limb at same height. ठीक है. सो लेफ्ट पिस्टन में जो प्रेशर है, फोर्स है 600 G अपॉन A2. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे, 0.08 हो गया, इज इक्वल टू, अब जो F1 A1 प्लस, सो F1 बाय A1 प्लस रो जी एच, ये टोटल प्रेशर हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इसका जो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.0025. So this is equal to F1 है, जो हम लोग को जितना फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग को निकालना है, सॉरी F ही है यहाँ पे, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F. सो F अपॉन A1, ठीक है. सॉरी, F अपॉन A1 प्लस रो जी एस सीधा हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू F अपॉन A1 हम लोग को पता है 0.0025 प्लस जो रो जी एच डेंसिटी दिया हुआ है 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं और एच का वैल्यू 8 मीटर है, इंटू 1000 कर लेंगे. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. सो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. ये 600 इंटू 9.8, 600 इंटू 9.8 divided by 0.08 minus 780 into 9.8 into 8 is equal to F by 0.0025. तो इसको सॉल्व कर लें अगर, 600 into 9.8 into 0.08, 470.4 minus, sorry, 600 into 9.8 divided by 0.08, 73500 minus 780 into 61152 F by 0.0025. 73500 minus answer 12348, sorry, 12348 into 0.0025. So this is equal to 30.87 Newton. ठीक है. This is the force required to hold the system in equilibrium. Clear है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now in a hydraulic press, the narrower limb has an area of cross section 0.25 meters square. तो यहाँ पे जो एरिया A1 है 0.25 मीटर स्क्वायर, and while that of the broader limb A2 is equal to 1 meter square. How much force should be applied onto the liquid in the narrower limb? ठीक है. To lift the vehicle of 1000 kg kept on top of the fluid in the larger limb. इसमें एक vehicle रखा हुआ है, इसका mass m is equal to 1000 kg है. तो 1000 kg है, तो इसका जो force होगा, this is F2 is mass 1000 into g. So basically F2 upon A2 is equal to F1 upon A1. 1000 g by 1 is equal to F1 by 0.25. F1 is 1000 into g का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 9.8 ले लेते हैं into 0.25. So we have 2450. F1 is 2450 Newton. So this is the force which we have to apply. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now in this, for the arrangement shown in figure, what is the density of oil which we have to find? तो यहाँ पे देखो, ये जो है इस लेवल पे, तो ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखो ये A और B एक लेवल पे, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 135 mm. और ये जो एक लेवल पे जो ये इधर जो इतना हाइट है, दैट इज 12.3 mm. दिस इज 135 mm. Pressure at B and pressure at A will be same. So pressure at A is equal to pressure at B. ठीक है. So this means pressure at A अगर हम लोग निकालेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो यहाँ पे P0 है, P0 प्लस रो जी HA प्लस is equal to pressure at B means P0 plus
रो जी एच बी. सो P0 कट गया, रो जी एच ए. अच्छा, इसमें यहां तक वाटर फील्ड है और इसमें ऑयल है, तो इसमें इसका जो ये रो 2 ले लेना और ये रो 1 ले लेना. ऑयल का जो है डेंसिटी, लेट्स से रो 1 हमें निकालना है, इंटू जी इंटू जो ये यहाँ पे पूरा डेप्थ है, राइट. सो जो this is 12.3 plus 135 mm. So this will be HA is 12.3 plus 135 mm is equal to density of water 1000 kg per meter cube G into यहाँ पे जो हाइट है दिस इज 135 mm. G और G कैंसिल हो गया. So density of oil is equal to 1000 into 135 mm divided by 135 plus 12, 147.3. So this is 1000 into 135 divided by 147.3. So this is equal to 916.49, ठीक है, kg per meter cube. तो डेंसिटी जो इधर वाले में जो ऑयल फील्ड है उसका जो डेंसिटी होगा दैट विल बी 916.49 kg per meter cube, और इस वाले लेग में वाटर फील्ड. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now in this question there are 3 different liquids, liquid 1, 2 and 3. है ना? ये वाला जो पोर्शन है इसमें लिक्विड 1 फील्ड है, इधर वाले पोर्शन में लिक्विड 2 फील्ड है, और ये वाले जो पोर्शन है उसमें लिक्विड 3 फील्ड है. ठीक है. So we have 3 liquids. There are 3 different liquids, liquid 1, 2 and 3 having density 13.6. तो liquid 1 का जो density है रो 1 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रो 2 is equal to 1.3 gram per centimeter cube and रो 3 is equal to रो 3 is equal to 0.8 gram per centimeter cube. 13.6, 1.3 and 0.2. Liquid 1 is poured in a uniform U-tube which is kept vertical. Liquid 2 and 3 are poured separately into 2 arms till upper surface of liquid 2 and 3 are same. तो इसमें उतना liquid, what is the height of the liquid 3 if the height of liquid 2 is 16 centimeter? तो ये तब तक इसमें हम लोग वाटर फिल करते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है बट ये मानो यहाँ तक फिल किया हुआ है. ठीक है. तो ये तब तक फिल करते हैं जब तक लिक्विड 2 एंड लिक्विड 3 का जो अपर सरफेस है, ठीक है, वो सेम पोजीशन पे आता है. व्हाट इज द हाइट ऑफ लिक्विड 3 इफ द हाइट ऑफ लिक्विड 2 इज 16 सेंटीमीटर? तो ये जो हाइट है लिक्विड 2 का, ये 16 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है. हम लोग को लिक्विड 3 का हाइट, ये वाला हाइट निकालना है.
ठीक है, ये H हम लोग को निकालना है। अब देखो ये A और B सेम पोजीशन पे एक ही लिक्विड है, तो A और B पे प्रेशर सेम होगा। प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। अब B वाले पे जो प्रेशर एट A अगर देखोगे तो यहाँ पे लिक्विड H हाइट तक ρ3G इंटू H प्लस ρ1G इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये जो हाइट बचा दिस इज H माइनस स्मॉल h, टोटल H ये 16 है, राइट, इज इक्वल टू प्रेशर एट B, दिस इज इक्वल टू ρ2G इंटू कैपिटल H। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा, G कैंसिल हो गया तीनों में, ρ3 0.8 इंटू H प्लस ρ1 हम लोग को दे रखा है 13.6 इंटू 16 माइनस H इज इक्वल टू ρ2 1.3 इंटू 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वील हैव 0.8H minus 13.6H 1.3 into 16 minus 13.6 into 16, तो 0.8 minus 13.6 तो minus 12.8H is minus 1.3 into 16 1.3 into 16 minus 196.8, तो जो H का वैल्यू होगा माइनस माइनस कट गया, 196.8 माइनस डिवाइडेड बाय 12.8, $15.375, तो 15.375 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है ना ये, सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now mercury barometer, it is a straight glass tube. Barometer is an instrument used to measure the atmospheric pressure. So it is a straight glass tube closed at one end, completely filled with mercury and inserted into a dish which is also filled with mercury as shown in figure. Now मान लो यहाँ पे हमारा
इसमें मरकरी फील्ड है इस पूरे इसमें, राइट। तो ये जो एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर के वजह से यहाँ पे बेसिकली ये मरकरी धीरे धीरे ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। इसके अंदर मरकरी का लेवल राइज हो जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोर्ट्स द कॉलम ऑफ मरकरी इन द ट्यूब टू अ हाइट एच। मान लो इसके अंदर जो मरकरी भरा हुआ है ये हाइट एच तक भरा हुआ है, तो इस हाइट में जो मरकरी फील्ड है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है इधर से, क्योंकि देखो अपने आप तो ये अपनी इतने हाइट तक रहेगा नहीं, अदरवाइज क्या होगा, इसमें से लिक्विड मतलब जो मरकरी है निकल के बाहर आ जाएगा। उसको सपोर्ट करने के लिए इधर से जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रोवाइड कर रहा है। इस हाइट एच, सो इस हाइट एच ऑफ मरकरी कॉलम को सपोर्ट प्रेशर कर रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहा है। Pressure between the closed end of the tube and the column of mercury is 0. So closed end of the tube, right, and the column of mercury, ठीक है ना, इनके बीच में बेसिकली दोनों प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे जो प्रेशर इसके बराबर होगा तभी फिर वो होगा। Now therefore the pressure at point A and B are equal and thus ए और बी पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर इक्वल होगा। ए पॉइंट जो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और जो ए पॉइंट पे प्रेशर, मान लो यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर 0 है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है उस मरकरी का उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर 0 है, तो P0 मतलब 0 प्लस रो जी एच है ना, 0 plus rho mgh, this is pressure at point A, and P0 is the pressure at point B, ठीक है। सो ये जो प्रेशर है यहाँ पे P0, जो B पॉइंट पे जो प्रेशर है और A पॉइंट ऑफ प्रेशर को दोनों को इक्वेट करेंगे, तो एट द सी लेवल P0 कैन सपोर्ट अ मरकरी ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी अप टू 76 सेंटीमीटर इन हाइट, और इसीलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। उसको अगर कन्वर्ट करोगे कि भाई कितना प्रेशर है, तो डेंसिटी जो देखो प्रेशर 0, डेंसिटी जो इसका है मरकरी का दैट इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 रो एम हो गया, जी 9.81 हो गया, और एच मान लो 0.76 सेंटीमीटर मीटर या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जो मरकरी को सपोर्ट कर रहा है, उसको पूरे कैलकुलेट करेंगे ना, तो दैट कम्स टू बी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सो दिस इज द प्रेशर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। वर्किंग समझ में आ गया मरकरी बैरोमीटर का? Now, if you see this, calculate the atmospheric pressure if the height of mercury column in a barometer is 760 mm, right?
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है रो m इंटू जी इंटू एच. सो 13.6 इंटू वही सेम चीज है जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना. 13.6 इंटू 10⁻³ 9.81 इंटू हाइट है 760 mm तो 0.76 मीटर. इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा. सो दिस इज व्हाट वी हैड डन अभी. Eighteenth कह रहा what must be the length of the barometer tube used to measure atmospheric pressure if we had to use water instead of mercury. तो देखो यहाँ पे अगर वाटर यूज करना होगा तो जो प्रेशर है दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू एच. अब ये प्रेशर हम लोग को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ है, राइट. या फिर अगर हम लोग इससे कंपेयर करें मरकरी वाले से कंपेयर कर ले, मतलब हम कुछ भी ये कर सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ लेके करें. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube 9.81 इंटू एच. सो दिस इज यहाँ पे बचेगा 10⁻². so 101.3 divided by 9.81 is equal to h. H is equal to 101.3 divided by 9.81 10.326 10.326 मीटर. तो 10 मीटर हाइट का ये बैरोमीटर यूज करना पड़ेगा विच इज वेरी इनकन्वीनियंट है ना. इतने हाइट का हम लोग अगर बैरोमीटर लेके घूमेंगे तो इसीलिए वाटर को हम लोग नहीं यूज करते हैं. क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर है. इट मेजर्स द प्रेशर ऑफ गैस एनक्लोज्ड इन द वेसल. तो इसके अंदर जो वेसल है के अंदर जो गैस है उसके प्रेशर को अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो यूनिफॉर्म यू ट्यूब कंटेनिंग मर्करी विथ कनेक्टर इन वन ऑफ द लिम्स, ठीक है, इज शोन इन द फिगर, can be used to measure the pressure of the gas in a chamber. The connector is introduced into the chamber where the pressure is to be measured. The pressure in this limb will be subjected to pressure P of the enclosed gas. तो यहाँ पे जो enclosed gas का pressure है यहाँ पे pressure वही होगा P, right? The right limb is exposed to atmosphere and hence the pressure remains at P. यहाँ पे जो pressure है वो P0 होगा. Now P is greater than P0 तो ये किसी हाइट तक ऊपर तक जाएगा. इसमें जो मरकरी होगा वो किस हाइट तक जाएगा. तो मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर जो था PA, इन दोनों का प्रेशर सेम है और इतने हाइट तक ऊपर चला गया तो डेंसिटी ऑफ मरकरी रो m g इंटू एच प्लस P, that is will give you plus PB is equal to P0, I'm sorry, P0 plus rho mgh. This is pressure at B is equal to pressure at A. So pressure at A will be equal to same pressure as P जो कि इसके अंदर गैस का है. तो गैस का प्रेशर निकालने के लिए P is equal to हम लोग क्या कर लेंगे P0 plus rho gh कर लेंगे. So that's what is written here. दूसरा है डिफरेंशियल मैनोमीटर. एक तो हो गया ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर. दिस इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस. डिफरेंशियल मैनोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस हम लोग को निकालना है. सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर हम लोग को प्रेशर डिफरेंस निकालना है बाय पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट पॉइंट एम इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट एन यहाँ पे, राइट. तो इन दोनों लोकेशन पे प्रेशर सेम होगा. सो यहाँ पे m पे प्रेशर क्या हो गया PA प्लस
रो 3 जो इसमें डेंसिटी है, रो 3 इंटू जी जेड प्लस वाई प्लस एक्स हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पीबी पे जो प्रेशर मतलब जो यहाँ एन पे जो प्रेशर है, दैट इज प्रेशर एट बी प्लस रो 1 इंटू जी इंटू वाई प्लस रो 2 इंटू जी इंटू एक्स, है ना। अब हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना था, पी ए माइनस पीबी, पीबी को इस तरफ लेके चले गए, पी ए माइनस पीबी इज रो 2 माइनस रो 3। अब इन सबको इस तरफ लेके चले गए, तो आई विल सॉल्व इट एंड शो इट टू यू। सो पी ए माइनस पीबी इज इक्वल टू, ये तो रो 2 जी एक्स रो 1 जी वाई माइनस रो 3 जी एक्स माइनस रो 3 जी वाई माइनस रो 3 जी जेड। सो दिस इज रो 2, ये x वाले को साथ में ले लेते हैं, रो 2 माइनस रो 3 जी एक्स प्लस रो 1 माइनस रो 3 जी वाई प्लस ठीक है ना, और ये माइनस ऑफ रो 3 जी जेड हो गया। तो यही सेम चीज पी ए माइनस पी बी निकालते हैं। सो डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम लोग ये करते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो वील स्टॉप हियर, और अगली क्लास में हम लोग बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। Bye, sir. Thank you.